नमस्कार। आज हम एक ऐसे नजरिए पर बात करने वाले हैं जो कहता है कि गुलामी आज भी जिंदा है, बस उसका रूप बदल गया है। ये जो विश्लेषण है ये एक सोर्स टेक्स्ट पर आधारित है और वो दावा करता है कि जिसे हम तरक्की समझते हैं उसकी चमकदार परत के नीचे कंट्रोल का एक छिपा हुआ जाल बिछा है। तो चलिए इस विचार की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल से। सवाल ये है कि क्या अमीर और विकसित देशों में भी गुलामी हो सकती है। अब ये सवाल हमारी गुलामी की जो पारंपरिक समझ है ना, उसे सीधे सीधे चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम किसी नई तरह की गुलामी को पहचानने से चूक तो नहीं रहे। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि इस सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक ये छिपी हुई गुलामी आखिर है क्या चीज। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरे आइडिया की बुनियाद है। तो सोर्स ये कहता है कि छिपी हुई गुलामी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अमेरिका, जापान और भारत जैसे देश जो बाहर से तो आज़ाद और अमीर दिखते हैं, पर असल में उन्हें विदेशों से कंट्रोल किया जाता है। और इस कंट्रोल का नतीजा ये होता है कि प्रगति के दिखावे के बावजूद देश के अंदर गरीबी और कर्ज का एक ऐसा जाल बुन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर ये नई गुलामी पुरानी वाली से अलग कैसे हुई? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, जहां ब्रिटिश राज जैसी पुरानी गुलामी में फिजिकल कब्जा होता था, खुला दमन होता था, वहीं सोर्स का तर्क है कि आज का कंट्रोल फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल है। मतलब अब इसे चलाने के लिए विदेशी सेनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि घर के भेदी ही काफी हैं। और मकसद आज भी वही है, लूटना। बस फर्क इतना है कि अब ये लूट विकास और तरक्की के पर्दे के पीछे छिपी होती है। चलिए अब जरा इस सिस्टम की और गहराई में उतरते हैं। सोर्स के मुताबिक आखिर इस कंट्रोल के पीछे है कौन और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ये सोर्स दावा करता है कि इस पूरे सिस्टम की कमान असल में दो ग्रुप्स के हाथ में है। एक ग्रुप वो है जो बाहर से इसे कंट्रोल करता है और दूसरा ग्रुप वो है जो देश के अंदर रहकर ही इस सिस्टम को और मजबूत बनाता है। अच्छा, जो विदेशी कंट्रोलर्स हैं उनके लिए सोर्स एक शब्द इस्तेमाल करता है, गुलाम बनाने वाले कबीले। और इस टेक्स्ट में सीधे तौर पर तीन ग्रुप्स का नाम लिया गया है, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। अब यहाँ ये बात साफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्लासिफिकेशन है और ये जो शब्द है ये सीधे सीधे उस सोर्स टेक्स्ट से लिए गए हैं। हम बस उसकी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा ग्रुप कौन है? वो है घर का भेदी। सोर्स के मुताबिक ये देश के ही वो लोग हैं जिनका विदेशी शिक्षा के जरिए एक तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। यही लोग गुलामी के सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं और शाइनिंग इंडिया जैसे नैरेटिव फैलाते हैं। क्यों? ताकि आम लोगों को लगे कि सब कुछ बढ़िया है, देश खूब तरक्की कर रहा है। इस पूरे नजरिए को एक लाइन बहुत जबरदस्त तरीके से सामने रखती है। सोर्स कहता है कि ताजमहल और एंटीला प्यार की नहीं बल्कि गुलामी की निशानी है। सोचिए, ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है। इसका मतलब है कि जिन्हें हम राष्ट्रीय गौरव या अमीरी का सिंबल मानते हैं वो असल में उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जो एक तरफ तो बेहिसाब दौलत बनाता है और दूसरी तरफ भयानक गरीबी पैदा करता है। तो ठीक है, अगर मान लें कि ये छिपा हुआ कंट्रोल सच में है तो इसका असर हमारी दुनिया पर दिखता कैसा है। चलिए अब आधुनिक गुलामी के उन्हीं लक्षणों की बात करते हैं जिन्हें ये सोर्स टेक्स्ट पहचानता है। सोर्स का तर्क बहुत सीधा है कि बाहरी चमक दमक के बावजूद ये कंट्रोल उन देशों में भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर रहा है जो ऊपर से काफी खुशहाल लगते हैं। ये एक बहुत गहरा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ विकास का इतना शोर शराबा और दूसरी तरफ समाज के अंदर बढ़ती हुई घुटन। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? सोर्स के मुताबिक ये लक्षण हैं: चारों तरफ फैलती गरीबी, बेघर लोग, देश पर बढ़ता हुआ भारी भरकम कर्ज और सुसाइड रेट्स का बढ़ना। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सोर्स इन सबको अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखता, बल्कि वो कहता है कि ये सब एक ही बड़ी बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। और इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को और साफ साफ समझाने के लिए सोर्स एक बहुत सटीक उदाहरण देता है, जापान का। एक ऐसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन साथ ही वो कुछ बहुत गहरी सामाजिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। ये जो चार्ट है ये उसी विरोधाभास की कहानी कहता है। एक तरफ देखिए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी शानदार तरक्की, और फिर दूसरी तरफ देखिए आसमान छूता देश का कर्ज और बहुत ज्यादा सुसाइड रेट।
सोर्स के मुताबिक ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे तरक्की का एक मुखौटा किसी देश की असली और गहरी समस्याओं पर पर्दा डाल सकता है। लेकिन जहां भी दमन होता है, जहां भी कंट्रोल होता है, वहां हमेशा प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस की आवाज भी उठती है। तो सवाल यह है कि इस छिपी हुई गुलामी के खिलाफ लड़ कौन रहा है? इस सोर्स की नजर में असली हीरो कौन है? यहां पर सोर्स दो किरदारों के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींच देता है। एक तरफ है घर का भेदी और दूसरी तरफ है आजादी का नायक। घर का भेदी कौन है? वो जो सिस्टम का फायदा उठाता है, उसकी मलाई खाता है और झूठी तरक्की के गीत गाता है। और आजादी का नायक वो जो इस गुलामी को जमीनी स्तर पर महसूस करता है। वो गुलाम बनाने वाले कबीले के खिलाफ आवाज उठाता है, भले ही सिस्टम उसे बागी या विद्रोही बता दे। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहा है पूरी आजादी के लिए। और ये एक लाइन सोर्स के हीरो की परिभाषा को बिल्कुल साफ कर देती है। जो लोग जमीनी स्तर पर गुलामी को महसूस करते हैं, जो पूरी आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हीं को अपडेटेड इतिहास के पन्नों में आजादी के वीर योद्धाओं के रूप में दर्ज किया जा रहा है। मतलब असली इतिहास वो लिख रहे हैं जो सच के लिए लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सोर्स टेक्स्ट दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया हमारे सामने रखता है जहां सच्ची आजादी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे वो लोग लड़ते हैं जो कंट्रोल के इन छिपे हुए सिस्टम्स को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं, फिर चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और आखिर में हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं। इतिहास अपने हीरो और विलन आखिर तय कैसे करता है? क्या इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं, या फिर वो लोग भी लिखते हैं जो किनारे पर रहकर भी सच बोलने का साहस दिखाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।